नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीएससी आरओ या आरओ की जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द, तो उसके संबंध में अब डेली प्रैक्टिस सेशन शुरुआत हो चुकी है, जिस पे हम लोग पॉलिटी और जियोग्राफी की एक प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना। आज हम लोग फिर से पॉलिटी का करने वाले हैं। सेकेंड प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है ये। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रश्न है वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। वहीं से जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हो वहीं से बन रहे हैं मेन चीज़। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मस्ट है, इसको जरूर देखना है, इसको जरूर सुनना है। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आज पॉलिटी में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से डिटेल में एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हुए। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। अब बिल्कुल लेटेस्ट है, ऐसा नहीं है पुराना प्रश्न है। 22 में ही PCSJ में क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है ना। 23 में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, जो आप बोल रहे हो लगातार कि लेटेस्ट पैटर्न चेंज हो चुका है आयोग का। तो भैया यही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा डिटेलिंग आ रही है, चुनिंदा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सज्जन सिंह केस है, बेरुवाड़ी केस है, गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है। अगर आपने प्रस्तावना पढ़ा है, प्रस्तावना, तो आपको सारे केसेस अच्छे से पता होंगे। खासकर बेरुवाड़ी, गोलकनाथ, केशवानंद तो पता ही होगा। एक एक केस को देखेंगे क्या क्या कह रहा है। तो देखो ये जो बेरुवाड़ी केस है ये आता है 1960 में। सज्जन सिंह वाला आता है 1965 में। सज्जन सिंह वाला जल्दी कोई सुनता उनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लेकिन बेरुवाड़ी काफ़ी फेमस है। ठीक है। गोलकनाथ की बात करें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। और बेरुवाड़ी जो केस है, सॉरी केशवानंद जो है 1973 में, काफ़ी फेमस है ये। अब इसमें क्या क्या बोला गया है, तो मैं ओरली बताऊं कि बेरुवाड़ी केसेस में क्या बोला गया कि प्रस्तावना के बारे में पहले तो है। इसे बोला गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। प्रस्तावना को लागू वर्तमान में भी नहीं किया जा सकता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, और जब अंग नहीं माना गया तो इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। गोलकनाथ में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें हम चेंजमेंट भी नहीं कर सकते, चेंजमेंट नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन हम संविधान की जब व्याख्या करेंगे, संविधान की व्याख्या करते समय हम इसका सहारा जरूर ले सकते हैं, प्रियम्बल का, ये बोला गया। जबकि केशवानंद में पूरा डिफाइन कर दिया गया लास्ट में कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है, ये संविधान का एक अंग है। और जब अंग है तो इसमें हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, बाकी दोनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया था। ऐसा बोला गया परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। मूल ढांचा मतलब ऐसा जिसमें हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो मूल ढांचे को छोड़कर इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं और संविधान का अंग भी है। कैसे बोला गया? केशवानंद भारती बनाम केस में, केरल राज्य का केस था ये। ठीक है। तो देख लो, मिलान कर लो फिर। 2, 1, 3, 4, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है। अब हो सकता है आपसे ये जो केसेस है प्रस्तावना में, ये आपसे पूछ ले डिटेल में, वरना ज्यादातर यहीं से प्रश्न बनता है। सिंपल प्रश्न हो गया, आपको एक एक पता होगा या 2-3 भी पता होंगे तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न में। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि, अब देखिए इतना लंबी क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आ चुका है पहले भी। तो बोला गया है कि आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। मतलब अभी मैंने जो आपको बताया है कि भैया केशवानंद भारती बनाम ने क्या बोला
कि हम प्रस्तावना संविधान का अंग है, परिवर्तन भी कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। मूल ढांचा मतलब जो आधार है, आधारभूत संरचना को छोड़कर। वही पूछा गया है, क्या है आधारभूत, क्या है मूल ढांचा। देखते हैं, एक एक पढ़ेंगे इसमें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मूल अधिकारों को ना कम किया जा सकता है और ना ही उनको छीना जा सकता है। तो भाई उनको छीन तो नहीं सकते, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको कम किया जा सकता है। ये जो है कम कर सकते हैं। कब? जब आपातकाल लगा हो। जब आपातकाल मैं आपको बताऊंगा आगे, तो आपको बताऊंगा कि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। तो 359 में क्या बोला गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे जब तक आपातकाल लगा है। और 358 में क्या बोला गया है कि 19, 20, 21 ये 3 आर्टिकल को छोड़कर बाकी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो हो सकता है, तो ये तो गलत है, इसका मतलब ये आधारभूत नहीं है। दूसरा है संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, जो ये भी गलत है। क्यों? केवल लिखा है, केवल 368। तो भाई मैं बता दूं कि जो संशोधन होता है वो केवल 368 में नहीं है। अगर मैं आर्टिकल 368 की बात करूं तो आपने अगर संशोधन पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि एक तो सामान्य विधेयक से संशोधन होता है, सॉरी सामान्य विधेयक बोल रहा हूं, सामान्य बहुमत से। सामान्य बहुमत का मतलब होता है 1/2। एक होता है विशेष बहुमत 2/3 और एक होता है विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन। इसमें आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। तो भाई जो विशेष और आधे राज्यों का समर्थन वाला बहुमत है, ये दोनों, केवल इन्हीं दोनों का आधार लिखा हुआ है 368 में। बाकी अगर सामान्य बहुमत से संशोधन करना है ना तो आर्टिकल 4 के तहत करते हैं। आर्टिकल 4 पढ़ा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 4 में कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो अगर परिवर्तन करना है तो हम आर्टिकल 4 के तहत करेंगे, 368 नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो केवल 368 के तहत संशोधन नहीं होता, ये भी गलत है। फिर है संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो भाई संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। तो भाई ये भी गलत है, केशवानंद भारती ने क्लियर कर दिया था इसको। संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य है कि उनको संशोधन नहीं किया जा सकता, उन्हें ही मूल ढांचा कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट, उन्हें ही आधारभूत संरचना कहा जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चारों को हमने डिफाइन कर लिया। अब यहां से एक भी प्रश्न बनता है तो आराम से कर ले जाओगे। क्लियर है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? हेड कौन है, सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है? तो जाहिर सी बात है संविधान सबसे उच्च है। राष्ट्रपति का भी आधार है कि भी जो राष्ट्रपति की पावर है, संसद की पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये सभी संविधान के अंडर में लिखी हुई है, संविधान के सब अंडर में है। क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्या है, नहीं है। ठीक है, तो हमें देखना है कि प्रस्तावना में क्या क्या वर्णित है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है वर्णित नहीं है। और हमें ऑप्शन में देखो, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अविश्वास की स्वतंत्रता, मतलब चारों में स्वतंत्रता लिखा हुआ है। अब हमें पता करना है कि भाई प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो हमें पता है कि प्रस्तावना में अगर देखेंगे कि भाई स्वतंत्रता कितनी है, स्वतंत्रता बताओ। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, या बंधुत्व भ्रातृत्व कितने प्रकार का है? तो भाई प्रस्तावना 5 प्रकार की है, न्याय 3 प्रकार का है और भ्रातृत्व भाईचारा 1 प्रकार का है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना।
यहां लिख देता हूं उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो विचार, ठीक है, अभिव्यक्ति, विश्वास। आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं नहीं की गई, देखो, है ना। तो बस ऑप्शन बी इज द राइट, यही वर्णित नहीं है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। अब न्याय कितने प्रकार का है? तो न्याय 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। अब देखो आर्थिक क्या है? आर्थिक न्याय है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता यहां लिखा हुआ था, इस वजह से गलत हो गया। क्लियर है। प्रस्तावना में एक चीज और आती है कि अवसर और प्रतिष्ठा, ये दोनों क्या है? ये है समानता। तो अगर पूछे समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। क्लियर है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। किस वर्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कई बार आ चुका है, कई बार रिपीट है। तो प्रस्तावना में अभी तक ध्यान रखना है कि एक ही बार संशोधन हुआ है, केवल एक संशोधन हुआ है, केवल अभी तक एक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। कौन सा है? 42वां 1976 है। 42वें 1976 के तहत क्या हुआ था? 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, एक मिनट रुकिएगा, 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? पहले नंबर पे समाजवादी, दूसरे पे पंथ निरपेक्ष, तीसरे पे अखंडता। ये आपको क्रम याद रखना है, समाजवादी नीचे मत कर देना, अखंडता ऊपर मत कर देना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता बिल्कुल क्रम में है ये, ठीक है। टोटल कितने शब्द हो गए हैं प्रस्तावना में? तो भाई पहले 85 थे, 3 जब जोड़ दिए गए तो कितने हो गए? 88। तो वर्तमान में 88 शब्द हैं। अच्छे से याद रखना है, क्रम आपको इंपॉर्टेंट है, क्रम यहां से पूछा जा सकता है अच्छे एग्जामों में, ठीक है। तो समाजवादी कब जोड़े गए? 1976 में, ऑप्शन ए इज द राइट। 42वां 1976 संशोधन के तहत जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, कर देते हैं विचार, क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है, संविधान के बारे में है। और पहले ही बोला है कि जो संपूर्ण शक्ति का जो मूलभूत स्रोत है वो जनता है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि जनता ही निर्णय लेगी, जनता ही प्रतिनिधि चुनेगी, जनता के द्वारा ही सारी चीजें चुनी जाएंगी। तो बिल्कुल सही है पहला। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। जो 3 प्रकार के न्याय मैंने बताए थे, 3 प्रकार के न्याय है किसमें? प्रस्तावना में। और आगे चल के यही न्याय की व्याख्या आर्टिकल 38 में मिलती है, जो कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता के लिए आश्वस्त करता है। तो मैंने आपको शायद बताया है अभी यहां पे, ये देखिए, समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, ठीक है। तो बस वही चीज है। तो प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानताएं भी हैं, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन 2 वाला जो है ये गड़बड़ है। इसमें कह रहा है भारतीय संघ राज्यों की कृति है, जो कि गलत है। यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये सही है। दूसरा गलत है, 2 हटा दो, 2 हटा दो, 2 हटा दो, 1 3 4, ऑप्शन सी इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और जैसे पैटर्न अभी चल रहा है उसी प्रकार का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा अभी पढ़ा हम लोगों ने, न्याय कितने प्रकार के? न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो पहले 3 आएगा, तो पहले 3 तो पहले भी है, तो बस ऑप्शन इज द राइट।
ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना 5 प्रकार की। ठीक है। समानता 2 प्रकार की, भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो 3, 5, 2, 1 इसी क्रम में लिखा हुआ है। ऑप्शन इज द राइट। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को, इंपॉर्टेंट ये है कि 26 जनवरी 1950 जो थी उस समय वही बताना है, अपने से जोड़ना कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आरओ में पूछा जा चुका है। आरओ में 11 फरवरी को ये क्वेश्चन आया था, देखना आप उठा के। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 को, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि देखो ये पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है? ये समाजवादी लिखा हुआ है? तो भाई ये शब्द तो है ही नहीं ना, ये शब्द तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे, और हमें तो 50 की स्थिति बतानी है। ये तो 76 पहुंच गया, तो सी और डी तो वैसे हटा दो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी इज द राइट। केवल लोकतंत्रात्मक नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने जो भी निर्णय लेगा, समझिएगा, भारत जो भी निर्णय लेगा वो स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र है। स्वयं निर्णय लेने में भारत क्या है? स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। कोई भी निर्णय लेना हो भारत को अपने द्वारा या किसी मीटिंग में, जो भी है वो स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र है। यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है। खासकर 1950 डेट याद रखनी है। एलिमिनेट कर दोगे तो भी आ जाएगा। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी बाद में जोड़े गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट, बड़ा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। अब हमें बताना है अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब सही क्रम बताना है। मैंने आपको जितना ही बताया है कि शब्द जितने भी बताए हैं आपको क्रम में याद रखने हैं। क्रम इंपॉर्टेंट है, आपसे क्रम ही पूछेगा। सबको पता है कितने कैसे शब्द जोड़े गए हैं, लेकिन क्रम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैंने आपको जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे उनका क्रम बताया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 1, 2, 3। ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष आएगा, तो समाजवादी के ये पहले पंथ निरपेक्ष है, तुरंत हटाओ। उसके बाद है समाजवादी के पहले पंथ निरपेक्ष है, तुरंत हटाओ। ठीक है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक के बाद गणराज्य आएगा। देखिएगा, मैंने आपको पिछले टर्न पे ही बताया, ये पिछला क्वेश्चन बताया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो है, लोकतंत्रात्मक के बाद गणराज्य है, तो लोकतंत्रात्मक के ये पहले गणराज्य है, तुरंत हटाओ। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले नंबर पे है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। तो बस ऑप्शन इज द राइट। ठीक। जो प्रमुख हैं, जिससे ये वाला कई बार आ चुका है तो इसको रट लो, सिंपल सा बात है। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले नंबर पे आना चाहिए। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? देखिए, 2 टाइप से क्वेश्चन आता है यहाँ पे। एक आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं। अगर ऑप्शन आ जाए आर्टिकल 32, तो कई लोग इसको टिक कर देते हैं, आर्टिकल 32। तो ध्यान देना कब इसको टिक करना है, कब इसको टिक करना है। तो पहली बात तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा, संविधान की आत्मा वो उद्देशिका को कहते हैं। लेकिन अगर आ जाए B.R. अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? इन्होंने संविधान की आत्मा किसको कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तब आप करोगे आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन आ जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, केवल संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो उद्देशिका करोगे। अच्छा, ये भी आ जाए कि संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहते किसने कहा है, या उद्देशिका को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव
गव और एम हिदायतुल्लाह, ये दो लोगों ने कहा है, क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का है। ठीक है, प्रस्तावना को परिचय पत्र बोला है एन.के. पालकी वाला ने, प्रस्तावना को जन्म कुंडली बोला है के.एम. मुंशी ने। ठीक है ना, कई सारे स्टेटमेंट है, तो इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं। आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? शब्द धर्मनिरपेक्ष है, उसका सही मतलब क्या है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। आपको कोई भी धर्म मानना है, धार्मिक स्वतंत्रता है, तो वो व्यक्तिगत दौर पे है। ठीक है, लेकिन राज्य का, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, संविधान में कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो संविधान में नहीं लिखा हुआ लेकिन प्रयोग करते हैं? तो याद रखना, बजट। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। जैसे एक और शब्द मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताऊं, शून्यकाल। बजट है, शून्यकाल 12 से 1 जो होता है ना, शून्यकाल ये है, या एक है अविश्वास प्रस्ताव। तो इन सब का भी उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हाँ, बजट आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात आती है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं बजट, लेकिन बजट का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? और संचित निधि आपको पता ही है, संचित निधि के बारे में, भारत की संचित निधि है, आकस्मिक निधि है। संचित निधि 266 में आर्टिकल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? लेटेस्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता, यूनियन सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, आर्टिकल 44 में है, और ये एक डीपीएसपी है। राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और समान नागरिक संहिता पहली किसमें थी? वो गोवा में थी। ध्यान रखना, पहला जो यूसीसी कहाँ लागू था? गोवा में। अब यूके में, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में भी करंट में पढ़ा होगा आपने। और तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्याख्या उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती? ओवरऑल अनुसूची 6 में, 6वीं अनुसूची में कुछ विशेष दायित्वों के बारे में दिया गया है पूर्वोत्तर राज्यों के। तो कितने राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों के कितने राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो केवल 4 राज्य शामिल है। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, नागालैंड नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, ये 4 राज्य शामिल है, ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो इसमें आपको अच्छे से पता होगा, उच्चतम ने जीविका का अधिकार या निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 21 में कई चीजें हैं, जैसे साफ पानी पीने का अधिकार है, इसमें स्वच्छ भोजन करने का अधिकार है, इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार है। इच्छानुसार, ये इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार, ये यूपीएससी में पूछ चुका है। क्या पूछा था? इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार। ठीक है, मृत्यु का अधिकार या मरने के अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मरने के अधिकार को
आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है, गलत है, नहीं शामिल किया गया। अरोड़ा साम बनाम भारत संघवाद 2011 में आता है, उसके तहत यह प्रावधान किया जाता है कि जीवन मृत्यु के अधिकार को या मरने के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात आर्टिकल 21 में शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? बाकी आपको पता है 20 की अगर बात कर ले हम, 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर कोई दोष सिद्ध हो गया है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई अपराध किया है और वो सिद्ध हो गया कोर्ट में, तो उसके बाद भी उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। तो वो क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था जब मौलिक अधिकार पढ़ाया था काफ़ी पहले, कि 3 अधिकार है मेजरली। पहला है कि आपको एक ही बार जो आपने दोष किया है, जो आपने अपराध किया है, उसका एक बार एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि निकल के आओ फिर सज़ा दे दें, ऐसा नहीं है, एक ही बार सज़ा मिलेगी। तभी सज़ा मिलेगी जब आपने वो अपराध किया हो। मान लीजिए 2013 का अपराध है, 2025 से पकड़े गए, तो उस अपराध के लिए 2013 में जो प्रावधान थे उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी। और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा आपको। मतलब जो नार्को टेस्ट, ब्रेन टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ना, वो सब नहीं किया जाएगा। सेल्वी बनाम भारत संघवाद 2010 के तहत। ठीक। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर आप गिरफ्तार हो गए, आपने कोई गुनाह नहीं किया, गिरफ्तार हो गए, तब आपको कुछ संरक्षण मिलेंगे। इसमें भी 3 पॉइंट है। जैसे आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के शामिल किया जाएगा, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और आप अपने मनपसंद वकील कर सकते हो। आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक। और आर्टिकल 19 में आपने पढ़ा होगा ABCDEF, ठीक है ना, कई सारे हैं। और आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से यूपी PCS 2024 में क्वेश्चन आया था डिटेल में। ठीक है, तो यार सभी आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बता दूं, आर्टिकल पढ़ने का एक तरीका है। आर्टिकल आप ऐसे मत पढ़ो जैसे नॉर्मली एक चैप्टर उठाया आर्टिकल का, अलग अलग आर्टिकल पढ़ जा रहे हैं, नहीं। आप आर्टिकल चैप्टर वाइज पढ़ो। आपने मौलिक अधिकार पढ़ा, तो मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक जितने भी हैं, आप अच्छे से चैप्टर वाइज अच्छे से डिटेल में पढ़ते हो, उसके प्रावधान क्या क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप मान लो राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, मान लो राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट है, तो 52 से आप जितना राष्ट्रपति के बारे में जो कुछ भी है आप इकट्ठे उसकी पावर्स जानते हुए देखते हुए आर्टिकल पढ़ो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप इकट्ठे एक से लेकर आर्टिकल पढ़ोगे इंपॉर्टेंट, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। एक से लेकर आर्टिकल का रिवीजन किया जा सकता है, केवल पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है। क्षमादान मतलब राष्ट्रपति किसको क्षमादान की शक्ति किस में है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। पहली चीज, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, इसको हटा दो, बाद में देखेंगे। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ठीक। अब हमें पढ़ना है 72, इसमें क्या है, क्षमादान है। किसका क्षमादान, राष्ट्रपति का। राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल क्षमादान किसमें है, आर्टिकल 161 में। दोनों की क्षमादान शक्ति के विरुद्ध न्यायालय में जाया जा सकता है, यह भी ध्यान रखना है। दोनों की क्षमा शक्ति के विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यह भी ध्यान रखना है। क्षमा शक्ति का प्रावधान USA से लिया गया है, यह भी ध्यान रखना है। एक जो बेसिक पॉइंट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। राज्यपाल के पास क्या पावर है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, इसकी पावर ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, 2-3 पॉइंट से बताते हैं।
सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल के विरुद्ध ये कुछ भी नहीं कर सकता, कोई सुनवाई नहीं कर सकता, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय जो होता है उसको भी ये क्षमा कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगर किसी को मृत्युदंड मिल गई है, मृत्युदंड कि भाई इसको फांसी, तो राज्यपाल उसमें अब कुछ नहीं कर सकता, समझिएगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? पूर्णतः माफ कर सकता है। कैसे माफ करेगा? पूर्णतः, मतलब किसी को फांसी मिल गई है तो पूर्णतः माफ कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल पूर्णतः माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल भी पूर्णतः माफ कर सकता है, लेकिन सजा को, मृत्युदंड को नहीं। मान लीजिए किसी को 5 साल की सजा मिली है तो उसको पूर्णतः माफ कर देगा। किसी को 3 साल की सजा मिली है, माफ कर देगा। किसी को 10 साल की सजा मिली है तो उसको कम कर देगा, 5 साल कर देगा, 3 साल कर देगा, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं करेगा। किसको? मृत्युदंड को। लेकिन राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ठीक है, पूर्णतः माफ कर सकता है, हाफ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये ध्यान रखना आपको। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। तो राष्ट्रपति अलग से चैप्टर जब बताएंगे तब इसके बारे में डिटेल देखेंगे। क्लियर है क्या क्या केसेस है इसमें? आगे चलते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपने सुना होगा कावेरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद। तो जल विवाद जो होता है भाई, अब नदी ऐसा तो है नहीं एक ही राज्य में बह रही है, कई सारे राज्यों में बह रही है। तो नदी का जल विवाद जो होता है वो किसके तहत सॉर्ट आउट किया जाता है? तो आर्टिकल 262 के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट। केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ेंगे हम लोग भाग 11 जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, 263 काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में है। अंतर्राज्यीय परिषद जिसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके सदस्य कौन होते हैं? 6 कैबिनेट मंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री, और राज्य और यूटी केंद्र शासित प्रदेश के सीएम जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपसे एक बार पूछा गया प्रश्न है, स्टेटमेंट में आया था कि अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो बिल्कुल सही है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है, वही आगे क्वेश्चन बन चुका है। देखिए, तो कोई भी अगर अभियुक्त है, अपराध है, अपराध किया हुआ है, खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए उसको मजबूर या बाध्य नहीं किया जा सकता। किसमें दिया गया है? तो मैंने आपको क्या बताया था? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी है और दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, दोष सिद्धि हो चुकी है, दोष सिद्ध हो चुका है, लेकिन अब उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट या ब्रेन टेस्ट, ये सब नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20 के तहत ऑप्शन इज द राइट। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न भी आजकल बहुत आ रहे हैं कि सही सुमेलित नहीं है। बहुत आते हैं, 1-2 प्रश्न तो आर में रेगुलर है, मतलब हर बार आते ही आते हैं। पीसीएस में भी आते हैं कि आपसे 1-2 आर्टिकल दे देगा, 4 आर्टिकल और 4 प्रावधान, और इसमें से पक्का है कि आपको 1-2 आर्टिकल पता ही होंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होता, ईजी होता है। जैसे धन विधेयक है, आपको पता है 110 में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन तो 52, 56, 60, 352, 356, 360 आपको पता होता है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तो ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन भी 356 के तहत लगाया जाता है। समान नागरिक संहिता 44 में है, डीपीएसपी अभी हम लोगों ने बात की थी। न्यायिक पुनर्विवेक्षण जो है 243 में नहीं है। 243 किससे संबंधित है? ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? 243। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गड़बड़ है, ऑप्शन सी इज द राइट, सुमेलित नहीं है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ओके, तो हमारा अगला प्रश्न नहीं है,
सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो चुके हैं, एंड हो चुका है। तो आज हम लोगों ने पॉलिटी के और अच्छे अच्छे प्रश्न देखे थे। आज के प्रश्न लेंदी ज़्यादा थे, ठीक है ना, बड़े प्रश्न थे। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेंगे, कुछ भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं, प्रश्न को देखोगे, प्रश्न अगर आपको आ रहा है अच्छी बात है, क्लिक कीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिए। मेन चीज़ है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से प्रश्न को समझो और एक्सप्लेनेशन देखो। नहीं आ रहा, अच्छा प्रश्न लग रहा है, मेन चीज़ सभी मैं आपको छाट छाट के क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एकदम कटे छटे क्वेश्चन ला रहा हूँ कि वही क्वेश्चन मिले जो बिल्कुल जैसे पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं वन लाइनर टाइप का इजी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हो, और हालांकि पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, ठीक है ना। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना, आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी प्रैक्टिस सेट पे बढ़िया से सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।